नमस्कार, मैं हूं रोहित झा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही खाद को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश के कई जिलों में किसान डीएपी, यूरिया और डीजल के लिए परेशान हो रहे हैं, जबकि सरकार कह रही है कि खाद की कोई कमी है ही नहीं और पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या किसान वास्तव में खाद संकट से जूझ रहे हैं या फिर यह सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। खरीफ सीजन के बीच इस बड़े मुद्दे पर होगी आज की बहस। पहले देखिए ये रिपोर्ट। खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ मध्य प्रदेश के कई जिलों में किसानों को डीएपी, यूरिया और डीजल की उपलब्धता को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह कहना है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का, जिन्होंने मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, महाकौशल और ग्वालियर चंबल समेत प्रदेश के अधिकांश कृषि क्षेत्रों में खाद की कमी को मुद्दा बनाकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है। पटवारी ने पत्र में लिखा है कि किसान लंबी कतारों में खड़े हैं और मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं है। उन्होंने इसे सरकार की प्रशासनिक विफलता बताते हुए खाद स्टॉक और वितरण का जिलेवार डेटा सार्वजनिक करने, कालाबाजारी पर कार्रवाई करने के साथ साथ इस मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग भी की है। मध्य प्रदेश में खरीफ फसल के लिए किसानों को डीएपी, यूरिया और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर पा रही है सरकार। लंबी लंबी किसानों की कतारें लगी हुई है, काला बाजारी हो रही है, तो किसान कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है और ऐसे में उसको खाद ना मिल पाना, डीजल ना मिल पाना, मतलब वो अपनी खेती से वंचित रहेगा और वंचित रहेगा तो कांग्रेस पूरी तरह किसानों के साथ खड़ी रहेगी। और आप नहीं मानते तो हम जनता के दरवाजे पे पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे और किसानों के हक में फैसला आपसे करवा कर ही रहेंगे। खरीफ सीजन की शुरुआत, खाद संकट पर सियासत, प्रदेश के कई जिलों में डीएपी, यूरिया की कमी का दावा। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को लिखा पत्र। खाद संकट पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग। सरकार का दावा, प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं। किसानों की परेशानी और राजनीतिक विवाद दोनों बढ़े। दूसरी ओर सरकार का दावा है कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। सरकार किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने के लिए लगातार आपूर्ति और वितरण की निगरानी कर रही है। असल में जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के बीच में होड़ मची हुई है। उस होड़ में आगे निकलने के लिए इस तरह के पत्र लिखे जा रहे हैं। जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लुटिया डुबा दी है और अब जीतू पटवारी की गद्दी खतरे में है, इसलिए केवल और केवल राजनीतिक प्रपंच कर रहे हैं। सरकार द्वारा किसानों के हित में हर जरूरी कदम उठाया गया है। दरअसल बीते दिनों प्रदेश के कई जिलों में ई टोकन और स्लॉट बुकिंग प्रणाली में तकनीकी खामियां और अव्यवस्थाओं की खबरें सामने आई, जिसके चलते किसान भारी परेशान हैं। आरोप लग रहे हैं कि ऑनलाइन पोर्टल कभी आधी रात को चालू होता है तो कभी स्लॉट बुक होने के बावजूद खाद केंद्रों से किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। हर जगह तुमने लाइन में लगा रखा किसान को। किसान क्या लाइन में लगने के लिए बना है? वोट डालने से लेके लाइन में लगा के, उसे खाद बीज के लाइन में लगा के, गेहूँ बेचने की लाइन में लगा के, क्या आपको अति आनंद आता है? सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि सरल माध्यम से, सरल तरीके से, पर्ची के माध्यम से हमारे किसान को बगैर उलझाए खाद की वितरण कर दिया जाए। बहरहाल खरीफ सीजन के बीच खाद की उपलब्धता को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस किसानों को खाद और डीजल के संकट से जूझता बता रही है, जबकि सरकार प्रदेश में पर्याप्त भंडारण और नियमित आपूर्ति का दावा कर रही है। हालांकि ई टोकन और स्लॉट बुकिंग व्यवस्था को लेकर सामने आ रही शिकायतों ने किसानों की चिंता जरूर बढ़ाई है। ऐसे में असली चुनौती यह है कि सरकार सिर्फ आंकड़ों से नहीं बल्कि खेत तक समय पर खाद पहुँचाकर किसानों का भरोसा कायम करे, क्योंकि बुआई का मौसम इंतजार नहीं करता। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो रिपोर्ट आपने देखी। इसी विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में तीन बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए। मेहमान साहब का परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में बीजेपी से सत्येंद्र जैन जी जुड़े हैं। सत्येंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस से ललित सेन जी जुड़े हैं। ललित जी आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में कुलदीप सिंह भदौरिया जी जुड़े हैं, प्रांत उपाध्यक्ष हैं भारतीय किसान संघ के। कुलदीप जी आपका भी बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जी सबसे पहले आप ही के पास में आते हैं। ये जो ई टोकन प्रणाली शुरू की गई थी, ये इसलिए की गई थी कि किसानों को सहूलियत मिले, लेकिन किसान तो अब इसी से परेशान हो रहे हैं। टोकन ही बुक नहीं हो पा रहे, स्लॉट ही बुक नहीं कर पा रहे हैं वो। नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं टोकन भी बुक हो रहे हैं और इसका बड़ा लाभ भी मिला है। आज नहीं है कि उर्वरक की आपूर्ति सदैव एक अच्छा एक विषय रहता है और उर्वरक आपूर्ति में किसानों को उपलब्ध कराने में हमारा जो ई टोकन व्यवस्था है वो अच्छी लाभदायक सिद्ध हुई है। और आप देखिए
ये अभी नहीं, और हमेशा जब से इसको इम्प्लीमेंट किया है, विदिशा में इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लिया गया था, काफी अच्छे रिजल्ट्स वहां से आए। लेकिन कई समस्या आ रही है, 2-2 बजे 3-3 बजे रात में जाके कई जगहों से इस तरह की खबर आई है, किसानों को जाग कर स्लॉट बुक करना पड़ रहा है। देखिए, अगर कोई जो समस्या है तो उसको हम जरूर पूरित करेंगे, उसको दूर करेंगे, वो करते भी हैं। और आज हमने, कांग्रेस जब जितना मंगाती थी ना खाद की उपलब्धता, तो वो उससे तो 6 से 7 गुना ज्यादा, ये आज हम लगभग 50 लाख मीट्रिक टन का इंडेंटिंग करते हैं। और हमारे यहाँ पर जो पर्याप्त उपलब्धता भी रहती है, और निसंदेह हाँ क्षेत्र वाइज जो हो जाता है उसके लिए हम उसको आपूर्ति करते हैं। और यही कारण है ई टोकन व्यवस्था से जिस उसको किसान को दिख जाता है, हमने किसान की फार्मर आईडी भी बना के दी। ठीक है, फार्मर आईडी से ललित सिंह जी के पास में चलते हैं। ठीक है, लौटूंगा आपके पास में, सत्येंद्र जी लौटूंगा। एक बार ओपनिंग स्टेटमेंट ले लेते हैं ललित सिंह जी से। ललित जी, सत्येंद्र जी को सुना आपने, वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार में जितना आप खाद मंगवाते थे, अभी की सरकार में उससे ज्यादा मंगवाया जा रहा है। फिर क्यों जीतू पटवारी को चिट्ठी लिखना पड़ रहा है मुख्यमंत्री को? देखिए राजन जी, पहले तो ये बता दूं, धन्यवाद, आपने गहन मुद्दे पर और तुरंत मुद्दे पर चर्चा रखी और सारे पैनलिस्ट को भी मैं प्रणाम करता हूँ जी। दूसरी बात यह है कि ये कब तक भाजपा कांग्रेस के जोड़े होती रहेगी कि कांग्रेस क्या करती थी, कांग्रेस क्या करती थी। कांग्रेस लगभग 18 महीने को छोड़ दे तो 25 साल से कांग्रेस नहीं। और कांग्रेस जब थी तो डीएपी और यूरिया के रेट क्या थे, ये आप आज उसमें पता कर लो। डीजल के रेट क्या थे, किसान की क्या व्यवस्थाएं थी। समय के साथ साथ परिवर्तन होता है, और हम अगर भविष्य भूत को ही रोते रहेंगे, भूत में ही प्रायश्चित करते रहेंगे तो कैसे जीवन चलेगा। आज वर्तमान परिस्थितियां 2001। लेकिन ललित जी, यदि आपने भी अपने समय में कुछ अच्छा किया हो तो आपके पास भी तो बताने को होगा कि देखिए, हम हमारे सामने में जो हमारे साथ जो किसान थे हमारी सरकार में बहुत ही खुशहाल थे, अब वो परेशान हो गए। ऐसा कुछ तो आपके पास भी बताने के लिए नहीं है। तौर पर हमारे समय इतना कोई कर्ज, किसान पे कर्ज नहीं था। यूरिया की सप्लाई बराबर होती थी। यूरिया का रेट और डीएपी का रेट 468 रुपए और 265 रुपए। ठीक है, कुलदीप जी के पास में जाऊंगा, उससे पहले सत्येंद्र जी आपको जवाब देना चाहते हैं। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी, तो ये सबसे पहली बात है रोहित जी कि यूरिया जैसे अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट उर्वरक है और हमारी कृषि में वो उत्थान उत्प्रेरक का कार्य करता है, लेकिन यूरिया को आप सोचिए, कई बार हमारे कृषि वैज्ञानिकों का अपमान इस कांग्रेस सरकारों ने किया, केंद्र में किया। ये बताएं, नीम का पेड़ आज उगने लगा कि पहले भी था? नीम कोटिंग किसने की? ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए, जब भगवान रूपी जनता ने उनको आशीर्वाद दिया, हमने भगवान अन्नानाम पते नमः क्षेत्राणाम पते नमः के मंत्र को आत्मसात करते हुए उनको पूजा कि अन्न के स्वामी की जय हो, खेत के स्वामी की जय हो। और यूरिया के ऊपर नीम कोटिंग कर दी। नहीं तो पहले यूरिया क्या कर जाता था, इंडस्ट्रीज के ब्लैक मेलर्स जो कांग्रेस की गोद में बैठते हैं, ये पूरा का पूरा नेक्सस है, उनको चला जाता था, उद्योगों की भेंट चढ़ जाता था, उसको फार्मर को नहीं मिलता था। सरकार बदलने से क्या किसानों की हालत बदलती है? ठीक है, पहले भी था और आज भी था, ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। ठीक है, सत्येंद्र जी आपने अपनी बात रख दी। अब कुलदीप जी को चर्चा में ले आते हैं। कुलदीप जी से एक भी बार हमने उनसे सवाल नहीं किया है, कुलदीप जी को ले आते हैं। कुलदीप जी, क्या जो किसानों की हालत है, खाद को लेकर जो परेशानी है, नई है या पुरानी है? में आया है, ये आज की समस्या नहीं है, बल्कि बहुत पुरानी समय से समस्या चली आ रही है। वास्तव में देखा जाए तो किसान जो है ना, मौसम की मार से तो चिंतित रहता ही है, साथ में ही हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में ऐसा देखने में आ रहा है कि क्रियान्वयन धरातल पर इतना खराब रहता है कि स्टॉक होने के बाद भी ठीक से यूरिया और डीएपी किसान को नहीं मिल पाता है, अन्य रासायनिक खादें ठीक समय पर नहीं मिल पाती हैं, तो उसके बहुत गलत परिणाम देखने में आ रहे हैं। और उसका एक बहुत बड़ा परिणाम मैं बता दूं कि जब किसानों को यूरिया और डीएपी पर्याप्त मात्रा में समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो उसके परिणाम स्वरूप जो नकली खाद बनाने वाली लोग हैं ना, वो उसका फायदा उठाते हैं, और फायदा उठा करके वो कुलदीप जी, फिर पहले से तैयारी क्यों नहीं की जाती? जब उनको मालूम है कि खरीफ सीजन है, बरसात या फिर जो मौसम है वो इंतजार नहीं करने वाला है किसानों के लिए कि जब तक आप इंतजाम कर लेंगे रुक जाए मौसम आपके लिए, मौसम किसी के लिए नहीं ठहरता, फिर क्यों नहीं पहले से व्यवस्था कर ली जाती? क्यों हर बार यही स्थिति बनती है? हम हर बार चर्चा करते हैं, विषय नहीं बदलता है, स्थिति नहीं बदलती है। देखिए, सही बात तो ये है ना कि भारतीय कृषि 1947 के बाद से लगातार उपेक्षा का शिकार होती आई है, और आज तक किसान राष्ट्र की और प्रदेश की मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं हो पाया है। सबसे बड़ा कारण उसका यही है ना, हमारा जो पूरा का पूरा सरकारों का ध्यान है वो केवल और केवल महानगरों की ओर, फैक्ट्रियों की ओर, उद्योग धंधों की ओर, सेवा क्षेत्रों की ओर लग गया है। बाकी किसान तब भी अपेक्षित था, गांव तब भी उपेक्षित था, आज भी उपेक्षित है, और आज भी किसी तरह की कोई
थोड़ा सा ध्यान जरूर दिया जाता है जब हो हल्ला होता है चारों तरफ से, और बाकी सब थोड़े समय के बाद सारा जब संकट समाप्त हो जाता है तो फिर नींद की गहरी नींद में हम सब सो जाते हैं, हमारी सरकारें सो जाती हैं, और उसका परिणाम ये निकलता है कि सत्येंद्र जी जवाब दीजिए। कम से कम कुलदीप जी की बात से तो आप सहमत होंगे, वो भी कह रहे हैं कि भाई साहब लंबे समय से जो किसान है वो परेशान हो रहे हैं, और ये भी बात ठीक है कि लंबे समय से आप भी सरकार में हैं, तो जवाबदेही तो लेनी होगी। देखिए रोहित जी, हम जवाबदारी लेते हैं और भगवान है किसान हमारे लिए, तो हम बलराम का रूप देखते हैं, और जो मैंने आपको कहा वो हमारी सरकारों ने माना है, चाहे वो केंद्र में मोदी जी की सरकार हो या मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार या पूर्ववर्ती हमारी शिवराज जी की या उमा भारती जी की या श्री बाबूलाल गौर जी की सरकारें नहीं। सत्येंद्र जी अभी की स्थिति है डीजल के लिए मेरा जवाब तो अभी अगर आप खाद के अलावा देखिए डीजल के लिए लोग लाइनों में खड़े हुए हैं। उर्वरक की तो हो जाने दीजिए 5 सेकंड। तो ये बताइए, उर्वरक हमको पता है कि जो यूरिया है और जो उर्वरक होते हैं हमारे, हमें विदेशों से आयात करना पड़ता है। तो आज तक बताइए, आज भारत कब से स्वतंत्र हुआ तो क्या उर्वरकों के लिए स्वतंत्रता मिशन नहीं चल सकता था? उर्वरक आत्मनिर्भरता मिशन नहीं चल सकता था? तो आज ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ये संकल्प लेना पड़ा, और कुछ समय पहले ही उन्होंने उर्वरकों के क्षेत्र में भी हमारा आत्मनिर्भर हो, उसके लिए हमने संकल्प लिया। जैसे ऑयल पाम मिशन हमने 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आरंभ किया कि जो विदेशों से तेल और पाम ऑयल लिया जाता है उसके लिए कि हमारे यहाँ ऑयल पाम हो जाए। तो इसी प्रकार से उर्वरक के ऊपर भी ये भी बीड़ा हमारे यहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाया, और निसंदेह कुछ समय के अंदर भी हमारे यहाँ पर उर्वरक की पर्याप्तता प्रचुरता रहेगी और हम विदेशों को भी निर्यात करेंगे। अभी जो हम अभी तक आयात कर रहे हैं, कभी ये प्लान नहीं गया, और जबकि हमारे विज्ञान को जो मैंने बताया नीम कोटिंग तक नहीं हुई थी, नीम कोटिंग भी हमने की। सोचिए आप क्या होता अगर आज नीम कोटिंग नहीं की होती, तो आज हमारे अन्न देवता जो हैं, जो ऊर्जा दाता है, जो अन्न दाता है, जो भगवान है हमारे, बहुत सही कह रहे हैं आप। इसका फायदा भी किसानों को पहुंचा है, किसान भी ये बात मानते हैं कि उनको इसका फायदा पहुंचा है। ललित जी के पास में चलते हैं। ललित जी, ठीक बात है कि मध्य प्रदेश में लंबे समय तक आप सरकार में नहीं रहे और बीच में बहुत कम समय के लिए रहे, लेकिन केंद्र में तो आपकी सरकार रही है। तो सत्येंद्र जी आपसे पूछ रहे हैं कि किसानों को क्यों नहीं आत्मनिर्भर बनाया, क्यों नहीं खादों को लेकर के, यूरिया को लेकर के कोई प्रयास किया गया कि देश में ही मिल पाए? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जितना क्रियाकलाप ये आप रहे हैं, आज डीजल के लिए रणनीति क्या है? आज डीजल के लिए कल से गाइडलाइन आई है कि 200 लीटर से ज्यादा नहीं डीजल किसी किसान को नहीं मिलेगा, और उसको बारदाने कुप्पी और बारदाने में नहीं मिलेगा। आप ये बताइए कि किसान ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, पेट्रोल पंप गाँव में नहीं होते हैं, ट्रैक्टर लेकर अगर वो आएगा तो भी उसको 200 लीटर मिलेगा, और वो 50 लीटर उसका ट्रैक्टर गाँव तक पहुंचने में जल जाएगा। ये क्या देश में आज तक हुआ आजादी के बाद? आप मुझे बता दीजिए। यूरिया और डीएपी की जो बात है, यूरिया और डीएपी में आप देखिए नीम कोटिंग कर रहे हैं। इससे पहले हमारा फास्फोरस का जो राफड़ एक खाद्य आता था वो फेंकते थे। इसके पहले कई कांग्रेस के राज में जितनी फैक्ट्रियां लगी, इन्होंने करा क्या? स्मार्ट सिटी के अलावा कोई किसान के लिए? आज किसान त्राहिमाम है, नेटवर्किंग नहीं हो रहा है, स्लॉट बुक नहीं हो रहा है, खाद मिल नहीं रहा है। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे नेता अगर आप गूगल करोगे, जीतू पटवारी सिर्फ किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस किसान की लड़ाई लड़ रही है, जबकि इनके मध्य प्रदेश के भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह होते हैं, और उन्होंने कहा था 2015 में कि 2022 में किसान की आय डबल हो जाएगी, लागत से दुगनी कर देंगे। आज दुगनी क्या, अगर 1.5 गुनी एक किसान मध्य प्रदेश में आप बता दो जिसकी आय दुगनी तो क्या 1.5 गुनी हुई हो, एक सिंगल उसको मिल रहा हो, माइनस में किसान जा रहा है। जबकि किसान के नाम पर मध्य प्रदेश में इनको सम्मान मिल रहा है, किसान के नाम पर मोहन यादव जी और शिवराज सिंह जी वाहवाही लूट रहे हैं, इनमें इनका कोई योगदान नहीं। इतना प्रताड़ित करने के बाद भी हमारा अन्नदाता या हमारे प्रदेश की सम्मान को बनाए रखें। ठीक है, कुलदीप जी जवाब दीजिए। जो बात ललित जी कह रहे हैं कि यदि वाकई में इतने परेशान है किसान, तो फिर क्यों हर बार भारतीय जनता पार्टी को चुनकर ले आते हैं? ललित जी, थोड़ी सी आवाज आपकी डिस्टर्ब हुई है, एक बार अगर अपना प्रश्न दोहरा दे तो मैं उसका जवाब दूंगा। ललित जी कह रहे हैं कि जो किसान है वो बहुत ज्यादा परेशान है और किसानों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, लेकिन पार्टी उनके वोटों को हासिल करने के बाद में उनके लिए कोई खास कदम उठाती नहीं है। तो मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है कि वोट हासिल करने के बाद में जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, किसानों के लिए कोई कदम उठाया नहीं जा रहा? नहीं, वास्तव में क्या है कि सरकार की योजनाओं की उतनी कमी में रोहित जी नहीं मानता हूँ। वास्तव में जो धरातल पर क्रियान्वयन की स्थिति है वो खराब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सबसे पहले जो जिला स्तर पर क्रियान्वयन होता है, जो शासकीय सोसाइटियों से खाद्य का वितरण होता है, उस तरफ अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। वास्तव में समस्या वहां अधिक पैदा होती है। सरकार तो ये दावा करती है, हम सरकार के दावे को 1 मिनट के लिए मान भी लें, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमी तो है। इसको सरकारों को स्वीकार करना चाहिए
अगर नहीं करेंगे तो ये समस्या हमेशा के लिए खड़ी रहेगी। और सही बात यह है ना कि वर्ष भर किसान के लिए तैयारी करने की आवश्यकता है। अगर 1 या 2 महीने के लिए केवल तैयारी करेंगे, रोहित जी अभी और बता दो, समस्या और बड़ी आने वाली है क्योंकि खरीफ सीजन के बाद रबी का सीजन आने वाला है, तो और अधिक मात्रा में रासायनिक खाद की आवश्यकता पड़ने वाली है। और अभी ये समस्या जो ई टोकन वाली बात चली है, ये किसानों के लिए एक तरह से ये कहते हैं कि सिस्टम और सर्वर के बीच में किसान फंसा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा है। अभी कुछ समय पहले जो गेहूं की बिक्री हुई थी, समर्थन मूल्य पर खरीदी चल रही थी, उसमें स्लॉट बुकिंग, सैटेलाइट मैपिंग, इतनी समस्याएं पैदा की हैं, वही सारी की सारी समस्याएं इस समय आ रही हैं। रोज जी मुझे ये कहते हुए बड़ा आश्चर्य होता है कि जब IPL का एक मैच चलता है तो उसी सर्वर पर 20 से 25 करोड़ लोग एक साथ विश्व में देख सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, लेकिन यहाँ पता नहीं क्या हो जाता है, जब किसान की बात आती है तो तुरंत सर्वर डाउन हो जाता है, बाकी कहीं भी सर्वर। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप उठा रहे हैं और कुलदीप जी ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि, और हम भी बता रहे थे शुरुआत में ही, हमने सत्यन जी को कहा था कि स्थिति ऐसी कि 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक किसानों को जागना पड़ता है कि स्लॉट उनका बुक हो जाए। वेबसाइट शायद रात के टाइम पे ट्रैफिक कम हो तो उनका वेबसाइट सही से काम हो, उनको स्लॉट बुक करने में आसानी हो। क्यों इस तरह की स्थिति है सत्यन जी? देखिए, मैंने कहा ना कि जो सिस्टम अपग्रेडेशन है जो उसको सुधारेंगे, सुधारते भी हैं, और हमने ये, हमारी सरकारों ने ही किसानों के लिए काम किया। सत्यन जी, लेकिन क्या आज के समय में वेबसाइट को ठीक करने में क्या इतना समय लगता है? क्या इतने सारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं आपके पास में? रोहित जी, फिर कितना समय लग रहा है आपको? रोहित जी, हम तो एक समस्या के लिए नहीं, किसान के लिए अगर बीज से लेकर के बाजार तक की जो भी चैन है, सप्लाई चैन है, जो बीज जो होता है, बीज से लेकर के बाजार तक उसकी फसल जो है बाजार तक जाने के, जब उनको बेचना है, उन सारे जो सिस्टम है, सारे चरणों के लिए हम परिशोधित करके और किसान को एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर देने के लिए हम काम कर रहे हैं। और सैकड़ों मैंने कहा हमारी सरकार ने काम किया, मैं गिना भी सकता हूं। आज चूंकि इस काम को भी हम लेंगे और ले ही रहे हैं, और ये हमने ही पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। अंशुल गुप्ता जी कलेक्टर हैं विदिशा के, उन्होंने इसको लिया और वहां सफलता मिली, पूरे मध्य प्रदेश में लागू है और बहुत अच्छे परिणाम आ रहे। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए वो भी होगा। आज साइबर टेक्नोलॉजी के ऊपर भी एक मुख्यमंत्री जी ने इसमें इसी प्रकार की सेमिनार में भाग लिया। बहुत सिंपल सा मैं सवाल कर रहा हूं, जो बात आपसे कुलदीप जी ने बहुत आसान सरल शब्दों में आपसे पूछा कि ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास में है कि यदि करोड़ों व्यक्ति भी एक साथ अगर किसी वेबसाइट पे हो, किसी ऐप पे हो, तो भी ट्रैफिक में किसी तरह की समस्या नहीं आती, वहां पर सर्वर क्रैश नहीं करता है। फिर क्यों जब बात किसानों की आती है तो इस तरह की समस्या आती है? गवर्नमेंट का सर्वर nic.in वाला जो है वो एक अलग होता है, किसी का प्राइवेट दुरुस्त करने की जरूरत है। रोहित जी आप समझिए, डेटा सिक्योरिटी इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट इशू। वी कैन नॉट, हम अपना डेटा किसी और को नहीं दे सकते वो वाला। तो सरकार अपने हिसाब से सोचती है, आज आप कल के दिन वो डेटा अगर चला जाएगा तो फिर आपका वो डेटा चला गया। हर चीज की सब सोच करके काम किया जाता है और निसंदेह हम उस उन्नत करेंगे। अब 5 सेकंड और दीजिए। और देखिए, हमने जो काम किया है, जो है बीज से लेकर के बाजार, आप बताइए मध्य प्रदेश की भूमि 2003 में कितनी? आपने एक पॉइंट पे अपनी बात रखी, लौटूंगा सत्यन जी, लौटूंगा आपके पास में, लौटूंगा। अभी चर्चा आप ही कुछ सवाल के जवाब देने, सत्यन जी आप ही को जवाब देने, ठीक है? ललित जी के सवाल के भी जवाब देने, कुलदीप जी आप ही सवाल करना चाह रहे हैं, कुलदीप जी आप ही सवाल करना चाह रहे हैं, आप ही को जवाब देना है, कुलदीप जी। जी रोहित जी, मैं इस पर केवल एक बात कहता हूं कि सरकार के पास सारा डाटा है, उन्हें मालूम है कि कितने किसान हमारे सर्वर पर आने वाले हैं। आपके पास चूंकि एक उसमें और मैं कुछ प्रश्न उठा दूं। एक प्रश्न तो ये है ना कि इनकी जो सबसे बड़ी समस्या है कि 72 घंटे की वैधता एक ई टोकन की रहने वाली। पहले तो ई टोकन जनरेट नहीं हो रहा है, अगर जनरेट भी हो गया तो 72 घंटे केवल उसको वो मिलने वाला है। और ई टोकन जनरेट होने में एक व्यवहारिक समस्या और भी है ना। अक्सर क्या है कि यहाँ देखा गया है कि पटवारियों के द्वारा ढेर सारे किसानों के नाम गलत ऑनलाइन कर दिए गए हैं। उसकी वजह से सारी समस्या ये आ रही है कि 2 OTP तो आते हैं, तीसरा OTP फेल हो जाता है और जनरेट उसका ई टोकन जनरेट नहीं हो रहा है। और तीसरी बात मैं कह दूं कि 50 बोरी प्रति माह की एक खरीद लिमिट है कि 50 बोरी खाद किसी भी किसान को इससे ज्यादा 1 महीने में नहीं मिलेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा किसान हो। तो 1 महीने बाद फिर खाद काम करेंगे क्या? ठीक है, जब 50 बोरी ही मिलनी है। ठीक है, ललित जी के पास में जाऊंगा, इससे पहले सत्यन जी जवाब दे दीजिए। देखिए, जो समस्या है उनको हम चुनौती के तौर पे लेते हैं और सुधार ही रहे हैं काफी। अब ये बताइए, 2003 में जो भूमि थी वो आज भी उतनी है मध्य प्रदेश की, लेकिन उत्पादन 6 से 7 गुना बढ़ा। निसंदेह हमने उर्वरक भी 8 गुना बढ़ाया, उर्वरक की उपलब्धता भी 7-8 गुना कर दी है। और आप 50 लाख मीट्रिक टन का हम प्रतिवर्ष इंडेंटिंग करते हैं, और जो कालाबाजारी करते हैं उनके ऊपर सैकड़ों FIR की गई है और उनके लाइसेंस भी निरस्त किए गए हैं। गाड़ी लेते हैं उनको हम रास्ता भी करते हैं उनकी गाड़ियों को।
किसानों का अनेक वोट हमने मिलता है। कार्य किए हैं। ठीक है, अब सवाल हो जाए ललित जी, आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को किसानों का वोट मिलता है। ललित जी सवाल तो सुन लीजिए, सर, सवाल तो सुनिए तब तो जवाब दीजिएगा। सवाल यह है कि आप ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को किसानों का वोट मिलता है, लेकिन आपने भी यदि अपनी सरकार में चाहे केंद्र में या फिर राज्य में कुछ ऐसा खास किसानों के लिए किया होता तो आज आपको भी आशीर्वाद मिल रहा होता। तो आप ही कहीं ना कहीं जब ये कहते हैं कि किसानों का साथ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है तो आप खुद को किनारे खड़े कर दे रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं इस बात के लिए मानता हूँ 2018 में हमको बहुमत मिला था। भारत के किसानों ने हमें बहुमत दिया था। भारत मध्य प्रदेश के किसानों ने हमको बहुमत दिया था। जिस प्रकार से हमारी सत्ता चोरी हुई है ये पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में देखा है। मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि आज का विषय ये है कि आज टोकन और किसान को अगर उर्वरक क्यों नहीं मिल रहा है तो ये 2030 पे जा रहा है। मैं 1947 को चला जाऊंगा, उसमें हल नहीं होने वाला है। हल ये है कि हम मध्य प्रदेश के किसान के लिए ग्रामीण क्षेत्र में देते हैं, उसका नेटवर्क ओटीपी, किसान बार बार मोबाइल बदलता है, उसके रजिस्ट्रेशन में 72 घंटे लगते हैं। भारत में प्राइवेट कंपनियों के सर्वर डाउन नहीं होते हैं। हम सरकार में बैठे हुए हैं, सरकार भी डबल सिविल इंजन की सरकार है। उसके बाद अगर हम सर्वर को मेंटेन नहीं कर पाते, हमारे अन्नदाता को अगर न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं, नेटवर्क का किस ग्रामीण क्षेत्र में इशू रहता है, हवा पानी चल रहा है, टावर गिरते हैं, तो इसके लिए कोई उपाय है क्या सरकार के पास? मैं बस ये पूछना चाहता हूँ। वर्तमान 2003 की बात करेंगे तो 1947 की बात भी कर सकता हूँ मैं। देखिए, हमने मध्य भारत के अंदर उर्वरकों के उत्पादन को भी काफ़ी बढ़ाया है पिछले 10 वर्ष में, और आगे भी जो मैंने अभी पहले किया रिपीट नहीं करूंगा, उस समस्या का भी समाधान करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जरूर हमारे भगवान रूपी किसानों का कल्याण नहीं करने का चाहा। जो नीम कोटिंग यूरिया वो पहले हो सकता था, वो नहीं हुआ। ऐसे अनेक काम। और आप बताएं कि कांग्रेस पार्टी के समय जितनी जमीन थी आज भी उतनी है, तो 6 गुना उत्पादन कैसे बढ़ गया, ज्यादा हो गया। जो 100 लाख मीट्रिक टन के आसपास होता था आज वो 700 लाख मीट्रिक टन के आसपास खाद्यान्न उत्पादन हो रहा मध्य प्रदेश में। आज जो भूमि 7 लाख हेक्टेयर सिंचित थी, आज हमने वो 58 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचित हो गई। और उसमें कांग्रेस का और राजा महाराजाओं का और अंग्रेजों का सब कुछ क्रेडिट कांग्रेस को देने के बाद भी। तो हमने अनेक कार्य किए। 12,000 रुपए प्रतिवर्ष देते हैं और 6,000 रुपए डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, 6,000 रुपए मोदी जी की सरकार देती है। 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की उर्वरक सब्सिडी भी हमारी सरकार दे रही। उर्वरक के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर मिशन हम चला रहे हैं ताकि आगे हम उर्वरक भारत में बने और ज्यादा बने, और हम विदेशों को भी दें और भारत के किसानों को भी ली करें। और हम प्राकृतिक खेती की ओर भी जा रहे हैं। अनेक कार्य किए। हमने आय को भी 64,000 आए थी। ललित जी 2014 में 64,000 किसानों की जो आज वो दोगुने से ज्यादा हो चुकी है। 2022 तक था 200 लीटर डीजल में कैसे किसान अपनी खेती करेगा ये बता दीजिए। और डीजल भी हम उनको किसानों को देंगे, लेकिन हाँ हम कालाबाजारी करने वालों को नहीं देंगे, एक कांग्रेस समर्थित इकोसिस्टम को नहीं देंगे। और जीतू पटवारी जी को तो और रोहित जी, जीतू पटवारी जी को ये नहीं पता कि गेहूं क्या होता है, सोयाबीन क्या होता है। वो सोयाबीन का विरोध करते करते गेहूं की बोरी लेके जाते हैं। और जो देखा माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी के पास, जिनको ये नहीं पता वो क्या उठाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ अभी जो कांग्रेस के अंदर जो जिस कारण से जो बड़ी दुर्गति हुई है, जो तू बता उमंग सिंगार से कह रहे, तू बता उमंग सिंगार, तू तड़ाका चल रहा, उमंग सिंगार कह रहे हैं, तू बता जीतू पटवारी। तो ये कांग्रेस के अंदर का जो द्वंद्व है, जो राज्यसभा में जो बुरी तरीके से आ रहे हैं, यही कारण है। इधर उधर ढोल रहे हैं और कुछ नहीं है। हम किसानों की एक एक समस्या को दूर करेंगे। ये सिर्फ आपस की लड़ाई। ललित जी, सत्येंद्र जी, आप दोनों को यहीं पे रोक रहा हूं। कुलदीप जी के पास में चलते हैं। ठीक है, कुलदीप जी के पास में चलते हैं। कुलदीप जी, ये बात तो ठीक है कि अभी खाद लेने में किसानों को समस्या आ रही है, लेकिन इससे पहले हम देख रहे थे बारदाना के लिए भी किसानों को परेशान होना पड़ रहा था अभी हाल ही में। क्यों ऐसी स्थिति है? हर चीज को लेकर के जब भी बात किसान की आती है तो उन्हें परेशान होना ही पड़ता है। कोई भी एक मौसम ऐसा नहीं आता है, एक सीजन ऐसा नहीं आता है जिसमें किसानों को बिना परेशानी के फसल बेचने में, उगाने में कोई कठिनाई ना आए। रोहित जी, मैं स्पष्ट इस बात को कहना चाहूंगा, वास्तव में देखा जाए अभी मैं देख रहा हूँ कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं लग रहा है कि किसानों के हित में वो कर रहे हैं, कोई बहस कर रहे हैं। वास्तव में किसान समस्या से पीड़ित है। उसको मैंने जो पहले भी कहा है कि किसान बराबर उपेक्षित रहा है, और जब तक ये उपेक्षा प्राथमिकता में किसान नहीं आएगा तब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा। बाकी के सारे जो कार्य हैं सरकारों द्वारा किए जाते हैं वो बहुत प्राथमिकता के तौर पर किए जाते हैं। और किसान तब भी अपेक्षित था 1947 के बाद से, सरकार चाहे कोई भी रही हो,
सारी की सारी सरकारों ने उपेक्षा की है। वो तो थोड़ा सा प्रदर्शन वगैरह होते, ज्ञापन दिए जाते, इसलिए सरकारें ये दिखाने का प्रयास करती हैं कि हम किसानों के बहुत शुभचिंतक है। और रोहित जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमें आप भगवान मत कहिए, हमें आप अन्नदाता मत कहिए, हमें आप ऊर्जादाता मत कहिए। देते देते हमारा नाम लेते लेते आपने हमारी जान निकाल ली। हमारा कितना शोषण हुआ है, हमारे ऊपर कितने एक तरह से अत्याचार हुए हैं कि आज किसान सिसक रहा है, केवल और केवल कर्ज की फसल काट रहा है। उस कर्ज की फसल के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं बच पा रहा है ना। और आज स्थितियां इतनी विपन्न हो गई है कि हमारे युवा वर्ग को अपनी खेती छोड़ करके शहरों में जाकर के मजदूरी करनी पड़ रही है। बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं मैं उससे 100% सहमत हूं सर। वाकई में ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है लोगों के पलायन करने का। जवाब दीजिएगा सत्येंद्र जी, छोटा सा क्लोजिंग का टाइम है। देखिए, हमने कहा ना, और हम मानते हैं और हर चुनौती को हम दूर करते हैं किसानों के लिए, करते रहेंगे। और यही कारण है कि वर्तमान वर्ष कृषक समृद्धि वर्ष रखा है और हमारा जो बजट है लगभग 4,40,000 करोड़ के आसपास का, 1,15,000 करोड़ रुपए हमने समर्पित किए हैं भगवान रूपी किसानों के लिए। अन्नाणाम पते नमः, क्षेत्राणाम पते नमः, या कृषि धन्या कृषि मेधा जीवा नाम जीवनम कृषि। तो कृषि को ही हम ठीक है। हालांकि जो प्रदेश के किसान हैं वो उनकी अगर कहीं पे भी समस्या है तो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर उस पर सियासत न करके बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी आपका, ललित जी आपका और कुलदीप जी आपका भी, आप तीनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरह से खाद को लेकर के अब जो सवाल हैं वो पूछे जा रहे हैं, क्योंकि खरीफ सीजन में किसान खाद लेने में परेशान हो रहे हैं। ओटीपी उन्हें मिल नहीं पा रहा है क्योंकि वेबसाइट पे स्लॉट लेने में उन्हें कठिनाई आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हर समस्या को सुनिश्चित ये किया जा रहा है कि किसानों की समस्या का समाधान हो। कृषि वर्ष भी सरकार मना रही है, ऐसे में किसानों को खाद खरीदने में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर भी प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।